वेलकम टू माय चैनल हेमराज सर न्यू टिप्स। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और इससे पहले के सभी सवाल एवं सभी प्रश्नावलियां आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 12.1 और इससे पहले के सभी सवाल और सभी प्रश्नावलियां हमने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में डाल रखी है। आप चाहो तो अपनी क्लास की सभी सवाल एवं सभी प्रश्नावली आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हो। तो अब हम प्रश्नावली 12.1 का पहला सवाल करेंगे। इससे पहले हमें निर्देश मिला है कुछ। जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई का मान 22/7 ही लीजिए। हमें 22/7 लेना है पाई का मान, जब तक कि कोई स्पेशल मान ना दिया जाए। तो अब हमारा देखो पहला सवाल है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेमी, ठीक है, वर्ग सेमी नहीं, ये घन सेमी है, के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो पहले तो हम बता देते हैं आपको, जो हमारे घन होते हैं ना, उनको मिलाते हैं तो घनाभ बन जाता है। तो हमारे पास देखो घन का हमारे पास आयतन दिया है और हमें चाहिए भुजा। तो हम घन के जो आयतन का सूत्र होता है उसके माध्यम से हम आराम से घन की भुजा निकाल सकते हैं। तो अब सबसे पहले तो हम देखो चित्र बनाएंगे। सभी सवालों में हमने चित्र बनाने हैं, उसके बाद ही सवालों को हल करना है। अब हम इसको सवाल को पहले विस्तार से हल करते हैं। तो हम मान लेते हैं इसकी जो भुजा है घन की वो x मान लेते हैं, यानी कि हमारा जो घन है इसकी भुजा मान लेते हैं x। ठीक है, अब हम इसके आयतन के माध्यम से x का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम देखो इस घन में ये भुजा मान लेते हैं x, ठीक है, यानी घन की जो प्रत्येक भुजा होती है सारी बराबर होती है, तो हम एक भुजा मान लेते हैं x। तो माना घन की भुजा x मान लिया, और घन का जो आयतन है हमारे पास दे रखा है प्रश्न में। तो घन का जो आयतन दे रखा है हमारे पास वो है 64 घन सेमी, ठीक है, यानी घन का आयतन दे रखा है हमारे पास 64 घन सेमी। और अब हम देखो घन का आयतन निकालने का जो सूत्र होता है वो पहले लगाएंगे। तो घन का आयतन का जो सूत्र है हम इधर लिखेंगे, ठीक है। तो घन का आयतन का जो सूत्र होता है हमारे पास भुजा भुजा की घन, ये हमारा होता है घन का आयतन का सूत्र। और जबकि हमारे पास घन का आयतन दे रखा है पुस्तक में 64 घन सेमी। अब हम आगे हल करेंगे। तो हमने क्या माना, भुजा को माना हमने x माना है, तो यहाँ पे लिखेंगे x, और x का घन बराबर में 64। और अब हमारे पास देखो यहाँ पे x की 3 है, यानी x की घन बराबर 64 आ गए, और हमें केवल x का मान निकालना है। तो x को हम इधर रख लेंगे और इस घन को इधर ले जाएंगे। जब ही घन इधर जाएगा तो किस में बदलेगा, घन मूल में, क्योंकि इधर से जब इधर जाती कोई संख्या तो उसका विपरीत हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो ये घन है तो इधर जाके किस में बदल जाएगी, घन मूल में। तो अब हम 64 का क्या करेंगे, घन मूल। तो यार लिखेंगे 64 और ऐसे लिखते हैं घनमूल, यहाँ 3 लगा देते हैं। जैसे अंडर रूट है ना, अंडर रूट के बाहर या 3 लगा दिया तो इसका मतलब हो गया 64 का घनमूल। अब 64 का घनमूल कैसे निकालते हैं, तो आपको बता रहे हैं हम 64 का घनमूल यहाँ पे निकाल के बता रहे हैं। ये हम रफ कार्य कर रहे हैं, ठीक है। आप भी परीक्षा के अंदर सबसे लास्ट पेज पर रफ कार्य कर सकते हो। देखो 64 में हम छोटी से छोटी संख्या का भाग लगाएंगे। 2 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग दिया, 2 तिया 6, 3 बार गया, इधर 2 दूनी 4 32 आ गए। 2 का फिर लगाया यहाँ पे 16 आ गए, फिर 2 का लगाया 8 आ गए, फिर 2 का लगाएंगे 4 आ गए, और फिर देखो 2 का जाएगा, फिर आ जाएंगे हमारे पास 2, और फिर 2 का लगाएंगे आएगा 1। जब तक 1 ना आए जब तक भाग लगाते रहना है। अब देखो घन के अंदर वर्ग में क्या करते थे हम, 2 2 का जोड़ा बनाते थे, और घन के अंदर हम 3 का जोड़ा बनाएंगे। देखो ये बन गए 3 का जोड़ा, 1 2 3, और इधर भी 3 का जोड़ा बनाएंगे घन में, ठीक है। तो घन में 3 3 का जोड़ा बनाएंगे तो जोड़े में से एक संख्या बाहर ले लेते हैं 2, और इधर भी जोड़े में से एक संख्या बाहर ले लेते हैं 2। अब देखो दोनों का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 2 दूनी कितना 2 दूनी हो गए 4। तो हमारे यहाँ पे घनमूल आ गए 4, यानी 64 के घनमूल हो गए हमारे 4।
तो यहाँ पे x का मान आ गया हमारे पास 4 और किस में था सेमी, यानी हमारे पास x का मान आ गया 4 सेमी, यानी कि भुजा हमारे पास कितनी आ गई 4 सेमी। तो अब हम इस सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास ये x का मान कितना आ गया 4 सेमी। और आपको पता है ये जो सारी भुजा होती है बराबर होती है। अब ये तो होगी लंबाई, ये होगी चौड़ाई, ये होगी ऊंचाई, तो कितनी होगी सारी ये 4 4 सेमी ही होगी। अब देखो ये घनाभ है, ठीक है। अब ये दो घनों को जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, घनाभ बन जाता है, ठीक है। यानी एक घन ये रहा और एक घन ये रहा, दोनों घनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, घनाभ। अब हमें क्या करना है, घनाभ की लंबाई निकालनी है। देखो घनाभ की लंबाई कैसे निकालेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब देखो यहाँ से यहाँ तक 4 है तो यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, ये 4 ही होगी, यानी कि टोटल कितनी होगी 4 और 4 8, यानी घनाभ की लंबाई होगी हमारे पास 4 और ये भी 4, कितनी होगी 8, 8 सेंटीमीटर होगी, 8 सेमी, इसको लिख देते हैं 8 सेमी। और चौड़ाई देखो, चौड़ाई हमारे पास ये होती है घनाभ की चौड़ाई, और घनाभ की चौड़ाई आपको पता है ये जो घन की जो सारी भुजा कैसी होती है, बराबर होती है। तो चौड़ाई कितनी होगी 4 सेमी। और ऊंचाई, ऊंचाई कितनी होगी हमारे पास, ये ऊंचाई भी कितनी होगी 4 सेमी, क्योंकि घनाभ की सारी भुजा कैसी होती है, बराबर होती है। तो हमारे पास ये चौड़ाई भी 4 और ऊंचाई भी, तो चौड़ाई लिख देंगे, घनाभ की चौड़ाई को बोलते हैं बी, और ये होगी हमारे पास 4 सेमी। और घनाभ की ऊंचाई, घनाभ की ऊंचाई को भी हम क्या बोलते, 4 सेमी है, तो इसको बोलते हैं एच, तो एच होगी हमारे पास 4 सेमी। इस तरह से हमारे पास देखो घनाभ की लंबाई आ गई, चौड़ाई आ गई और ऊंचाई आ गई। इनके नाम होते हैं, लंबाई को एल बोलते हैं, चौड़ाई को बी बोलते हैं और ऊंचाई को बोलते हैं एच। तो इसके माध्यम से अब हम आराम से घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो है 2 गुणा, फिर लगाएंगे हम ब्रैकेट। अब उसके बाद होता है लंबाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी एल बी, ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई। फिर उसके बाद प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी बी एच, लगाएंगे बी एच। फिर उसके बाद फिर प्लस, और फिर चौड़ाई ऊंचाई गुणा लंबाई, फिर एच और एल, ठीक है। देखो इस सूत्र को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, यानी 2 को बाहर लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर क्या करना है, पहले इसको एल को बी से गुणा करेंगे, फिर बी को एच से गुणा करेंगे, फिर एच को एल से गुणा करेंगे। इस तरह से ये हम सूत्र बनाए, यानी एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है। और इनको आगे करेंगे तो हमारे पास 2 के 2 रहेंगे गुणा में। अब इनके स्थान पर इनके मान लिखते हैं, एल, एल का मतलब होता है लंबाई, लंबाई कितनी है 8, तो यहाँ पे 8 लिखेंगे। और उसके बाद है इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं, तो किसका मान हो जाएगा, गुणा का। बी कितनी है 4, उसके बाद फिर प्लस, फिर बी कितनी है इसमें 4, फिर गुणा का निशान, फिर एच कितनी है 4 और फिर प्लस, और फिर एच कितनी है 4 और फिर गुणा का निशान, और एल कितनी है 8, तो यह लिखेंगे 8। इसको आगे करते हैं तो 2 गुणा, अब इनको हल करते हैं आगे। ब्रैकेट के अंदर देखो, ब्रैकेट के अंदर क्या क्या बच रहा है, 8 चौके, इनका 8 का गुना 4 से करेंगे, 8 चौके 32 प्लस 4 चौके 16 प्लस 8 चौक 32, ये आप पे 32 आ गए, ब्रैकेट बंद। 2 2 गुना में, फिर अब 2 का गुना इनसे करेंगे तो देखो 32 16 और 32, इनको सबको जोड़ेंगे, देखो 32 दूनी 64, 64 और 16, 64 और 16 को जोड़ते हैं तो आएंगे हमारे पास 80। आप जोड़ के देख लेना, इन तीनों को जोड़ोगे तो 80 आएंगे। 2 का गुना 80 से करेंगे तो आगे हमारे पास 8 दूनी 16 और 1 0, 160 वर्ग सेमी, यह आ गया हमारा 160 वर्ग सेमी। और ये हम कह सकते हैं अतः नए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 160 वर्ग सेमी। और इस तरह से ये हो गया हमारा पहले सवाल के आंसर। देखो ये सवाल आपको समझ में नहीं आ रहा तो इसको आप बार बार देखोगे तो आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। और इन सवालों में चित्र बनाना जरूरी है। सभी बच्चे अपनी कॉपी में पहले चित्र को बनाएंगे, उसके बाद ही सवालों को हल करेंगे, क्योंकि परीक्षा में आपके चित्रों के भी नंबर मिलते हैं, क्योंकि चित्रों के स्पेशल नंबर मिलेंगे बोर्ड की परीक्षा में, इसलिए चित्र बनाना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को। ठीक है, इस तरह से पहले सवाल के ये हो गए 160 वर्ग सेमी आंसर।
अब प्रश्न नंबर 2 है प्रश्नावली 12.1 का। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेमी और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेमी है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो ये हमारा एक पूरा बर्तन है और बर्तन में हमें दे रखी है, इसकी बर्तन की पूरे की ऊंचाई दे रखी है 13 सेमी, ठीक है। और इसका जो व्यास है पूरा, ठीक है, इसका जो व्यास है पूरा कितना दे रखा है 14 सेमी, 14 सेमी दे रखा है। तो हम इसकी आसानी से त्रिज्या निकाल सकते हैं क्योंकि नीचे जो अर्धगोला है और जो अर्धगोला है तो वृत्त है, तो इसकी जो त्रिज्या निकालेंगे तो व्यास का आधा कर देंगे। तो व्यास इसमें 14 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 14 के आधे 7, तो 7 सेमी हो जाएगी त्रिज्या। तो यहाँ लिख देते हैं 7 सेमी त्रिज्या आई, ठीक है। ये 7 सेमी त्रिज्या होगी और ये जो त्रिज्या 7 सेमी है तो नीचे भी त्रिज्या कितनी होगी 7 सेमी होगी। यानी कि जो गोला है हमारा नीचे अर्धगोला तो उसकी जो ऊंचाई हो जाएगी 7 सेमी। तो यहाँ पे लिख देंगे 7 सेमी क्योंकि ये भी त्रिज्या है 7 सेमी। हम लिखते हैं 7 सेमी, ठीक है। ये भी 7 है और ये भी 7 है क्योंकि ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या दोनों बराबर होगी 7 सेमी। तो अब हम आसानी से इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आगे कह रहा है सवाल, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें इसका पूरे का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो हम क्या कैसे निकालेंगे, देखो पहले तो इसका बेलन है, बेलन का निकालेंगे और उसके बाद इसका दोनों का निकाल करके और दोनों को जोड़ देंगे। तो उसके बाद पूरे का हमारा इस पूरे बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो अब इसके सवाल को विस्तार से हल करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे अर्धगोले तथा बेलन की उभयनिष्ठ त्रिज्या, यानी हमारा जो ये अर्धगोला है और ये बेलन है इन दोनों की त्रिज्या, देखो यहाँ से ये त्रिज्या हो जाएगी, ये यहाँ से और यहाँ तक ये त्रिज्या हो जाएगी इसकी भी, ये 7 सेमी है तो ये भी कितनी होगी 7 सेमी होगी, ठीक है। और कैसे निकाली, क्योंकि इसमें व्यास दे रखा है पूरा, तो 14 सेमी व्यास है और हमें निकालनी है त्रिज्या, तो 14/2 करेंगे तो कितना जाएगा 7 सेमी। यानी कि हमारे पास इस बेलन की त्रिज्या और इस अर्धगोले की त्रिज्या दोनों की इतनी आ गई 7 सेमी होगी दोनों की त्रिज्या। अब हम निकालेंगे, देखो बेलन बर्तन की ऊंचाई कितनी है, तो ये लिखेंगे बर्तन की कुल ऊंचाई जो हमारे पास प्रश्न में दे रखा है, बर्तन उसकी ऊंचाई, बर्तन की ऊंचाई, बर्तन की ऊंचाई, देखो बर्तन की ऊंचाई हमारी दे रखी है ये प्रश्न में कितनी 13 सेमी, तो ये लिखेंगे 13 सेमी। बर्तन की ऊंचाई 13 सेमी होगी। उसके बाद अब हमें निकालनी है बेलन की ऊंचाई, ठीक है। तो बेलन की ऊंचाई कैसे निकालेंगे, देखो बर्तन की दे रखी है तो बेलन की निकालनी है। तो बेलन की ऊंचाई निकालने के लिए बर्तन वाली ऊंचाई में से हम इस अर्धगोले की ऊंचाई को घटा देंगे। तो अर्धगोले की ऊंचाई कितनी है 7 सेमी, तो हम 13 में से 7 घटा देंगे तो हमें बेलन की ऊंचाई निकल के आ जाएगी। तो यह लिखेंगे बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई 13 कुल है बर्तन की और उसमें से हम गोले की ऊंचाई निकाल देंगे। देखो गोले की ऊंचाई ये रही 7 सेमी, ठीक है ना, 7 सेमी हमने बताया था अभी आपको, क्योंकि ये त्रिज्या है, इधर भी त्रिज्या 7 होगी तो इधर भी होगी। तो ये 7 सेमी को इधर निकालेंगे तो ये 7 माइनस कर देंगे, 13 में 7 गए तो 6 सेमी, यानी कि बेलन की ऊंचाई होगी 6 सेमी, ठीक है। अब हमें बर्तन का आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो यह लिखेंगे पहले इस तरह से लिखेंगे, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो इसके लिए क्या करेंगे, बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस में अर्धगोले का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, ठीक है। अब देखो दोनों के जो सूत्र होते हैं हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है 2πRh, यानी बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है 2πRh और उसमें जोड़ेंगे अब हम अर्धगोले का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का सूत्र। तो इसका भी सूत्र होता है 2πr², 2πr², ठीक है। दोनों सूत्रों को हमें याद करना है।
देखो ये बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का सूत्र था 2πr/h और अर्धगोले का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है 2πr²। ठीक है, अब इन दोनों में क्या करेंगे, हम पहले कॉमन लेंगे। देखो इसमें 2πr, इसमें भी 2πr, दोनों में कॉमन आ रहा है तो 2πr को बाहर ले लेते हैं। 2πr बाहर आ गया। अब अंदर क्या बचेगा, ब्रैकेट के अंदर देखो 2πr के से भाग लगाएंगे तो 2πr से 2πr कट गया, क्या बचेगा h। उसके बाद में अब किसका निशान है, प्लस का निशान लगा देंगे। इधर 2πr² है तो 2πr से 2πr कट गया और ये r² है तो एक r इस यहाँ पे बच जाएगा, यानी h प्लस में r ब्रैकेट के अंदर आ गया। अब इसको आगे हल करते हैं तो देखो हमारे पास यहाँ 2 है तो यहाँ सबसे पहले 2 लिखेंगे, फिर πr, पाई का मान कितना है 22/7 गुना 22/7 और उसके बाद गुना r हमारे पास r का मतलब त्रिज्या, हमें कितनी निकाली त्रिज्या 7 सेमी, तो दोनों की त्रिज्या 7 सेमी है तो यह लिखेंगे 7 और उसके बाद हमारे पास गुना का निशान लगाएंगे। ब्रैकेट के अंदर है h हमें कितनी निकाली थी, देखो बेलन की ऊंचाई 6 सेमी थी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 प्लस में r कितनी है हमारे पास 7, यहाँ पे 7 लिख देंगे। आगे करेंगे सवाल को, देखो ये संख्या कट रही कौन कौन सी, देखो 7 से 7 कट गए और इनको पहले सोल्व कर लेते हैं। अब आगे देखो नीचे कोई संख्या नहीं बची, अब इनको हल करते हैं तो 2 का गुणा 22 से करेंगे तो आ जाएंगे 44। उसके बाद है गुणा का निशान 6 और 7 को जोड़ेंगे तो आ जाएंगे 13। और अब हम 44 और 13 का गुणा कराते हैं तो आते हैं हमारे पास 572। आप रफ कॉपी में करके देख लेना 572, और ये किस में है, क्षेत्रफल निकाला है तो वर्ग सेमी में आएगा तो यह लिखेंगे वर्ग सेमी, 572 वर्ग सेमी। तो ये हो गया हमारे सवाल नंबर 2 के आंसर, और यहाँ पे लिख देंगे अतः बर्तन का कुल आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल 572 वर्ग सेमी है। इस तरह से ये हो गया हमारा आंसर। सवाल समझ में नहीं आए तो इसको बार बार देखो, और चित्र भी जरूरी है बनाना इन सवालों के अंदर, पहले चित्र ही बनाना उसके बाद सवाल को हल करना। प्रश्न नंबर 3 है, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेमी वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेमी। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो हमारे पास एक खिलौना दे रखा है और जो कि अर्धगोले पे टिका हुआ है, और ये शंकु आकार का ये गोला है जिसमें त्रिज्या दे रखी है हमारे पास 3.5 सेमी, और जो खिलौना है उसकी पूरी की ऊंचाई है 15.5 सेमी, यानी कि ऊंचाई भी दे रखी है और इस बार त्रिज्या भी दे रखी है हमारे पास। तो अब हमें इस पूरे खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले हम शंकु का निकालेंगे, उसके बाद अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ देंगे और इसको बहुत ही सरल तरीके से करेंगे। और आप इसको ध्यान से देखना, इस सवाल में बहुत ही मोस्ट सवाल है परीक्षा की दृष्टि से ये, तो इसको अब विस्तार से हल करते हैं। अब हम प्रश्न 3 को हल करते हैं। शंकु एवं अर्धगोले की त्रिज्या। देखो शंकु है इसकी भी त्रिज्या वही है, और जो हमारे पास अर्धगोला है इसकी भी त्रिज्या यही है। ठीक है, इन दोनों की त्रिज्या कितनी दे रखी है पुस्तक के अनुसार 3.5 सेमी में है। ठीक है, यानी कि आर हमारे पास 3.5 है और इसकी भी हमारे पास 3.5 है, दोनों की 3.5 त्रिज्या है। तो अब हम निकालेंगे खिलौने की ऊंचाई। देखो ये पूरा खिलौना है, ये हमारे पास ऊंचाई दे रखी है तो ये लिखते हैं इसको खिलौने की ऊंचाई। खिलौने की ऊंचाई, खिलौने की ऊंचाई, खिलौने की ऊंचाई और कितनी है 15.5 सेमी, जो कि हमें पुस्तक में दी हुई है प्रश्न में 15.5 सेमी, यानी पूरे खिलौने की ऊंचाई है ये। उसके बाद आप निकालेंगे शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई देखो कैसे निकालेंगे। देखो ये जो पूरा खिलौना है इसकी पूरे की 15.5 है, तो शंकु की हमें यहाँ तक लेनी है। ठीक है, तो यहाँ तक लेने के लिए क्या करेंगे, इसमें से जो ये
त्रिज्या है, ठीक है ना, जो अर्धगोले की त्रिज्या उसको घटा देंगे और त्रिज्या कितनी है हमारे पास 3.5, यानी 15.5 में से 3.5 घटा देंगे तो इस शंकु की ऊंचाई निकल के आ जाएगी। तो 15.5 माइनस 3.5, तो ये हो जाएगी हमारे पास 15.5 में से 3.5 घटाएंगे तो बचेंगे 12 सेमी। आप घटा के देख लेना। शंकु की ऊंचाई आ गई 12 सेमी, ठीक है, यानी ऊंचाई को बोलते हैं हम एच, यहाँ पे एच भी लिख देते हैं। और उसके बाद में अब देखो, अब हमें क्या करना है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालनी है। देखो ये जो शंकु होता है ये तो इसकी होगी ऊंचाई, ठीक है, और अब हमें तिर्यक ऊंचाई यानी ये वाली ऊंचाई कहलाती है तिर्यक ऊंचाई, और इसको हम एल के नाम से बोलते हैं। ये तिर्यक ऊंचाई होती है ये वाली, इसको हम एल के नाम से बोलते हैं। अब ये वाली ऊंचाई भी हमें निकालनी है, और अब हम निकालेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो ये लिखेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई। आपको तिर्यक का मतलब समझ में आ गया होगा, क्योंकि तिर्यक नया शब्द आया है, इससे पहले आपने नहीं पढ़ा होगा 9वीं क्लास तक, केवल 10वीं में ही पढ़ रहे हो आप तिर्यक शब्द, इसलिए आपको ध्यान देना है सवाल पर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, यानी तिर्यक का मतलब हो गया ये वाली ऊंचाई, इसको बोलते हैं, और इसको हम एल के नाम से हम जानते हैं, एल, ठीक है, इसका नाम है एल अंग्रेजी में, यानी कि स्मॉल एल। और अब हम निकालेंगे, इसका जो सूत्र होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, ठीक है, यानी कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई ये वाली ऊंचाई निकालने का जो सूत्र होता है आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। इसके आधार पर अब निकालेंगे आर हमारे पास कितनी है, आर हमारे पास 3.5 है, तो यह लिखेंगे अंडर रूट 3.5 का वर्ग प्लस में, और एच हमारे पास कितनी है, शंकु की ऊंचाई कितनी है 12, तो यह लिखेंगे 12 का वर्ग। आगे करते हैं तो इसको, तो यहाँ पे अंडर रूट लगा देते हैं पहले ही। अब 3.5 का वर्ग, 3.5 का वर्ग होता है 12.25, आप करके देख लेना, 12.25 आएंगे आपके। 3.5 गुना 3.5 करोगे तो 12.25 आएंगे आपके, प्लस में 12 का वर्ग आपको याद होना चाहिए कितना होते हैं 144। अब दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ने पर प्राप्त होगा 156.25, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएंगे हमारे पास 156.25, और इनका क्या लेना है हमें अंडर रूट यानी वर्गमूल, और 156.25 का वर्गमूल होता है हमारे पास 12.5 सेमी। तो एल हमारे पास निकल के आ गया, एल हमें निकाल दिया, ठीक है, एल यानी कि तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई होगी 12.5 सेमी, ठीक है, यानी कि ये वाली ऊंचाई होगी 12.5 सेमी, लिख देते हैं 12.5 सेमी, यानी शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकल के आ गई 12.5 सेमी। तो अब हम निकालेंगे बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब निकालते हैं खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका जो सूत्र है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल को और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो अब पहले हम शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का सूत्र लिखते हैं। तो देखो इस बार हमारे पास शंकु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के जो सूत्र है वो लिखते हैं पाई आर एल, और उसके बाद प्लस में पाई आर एल प्लस में, और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये होता है अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, और इसका शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता है पाई आर एल, ठीक है, एल का मतलब जानते हो ना, तिर्यक ऊंचाई है ये, ठीक है। अब इनमें दोनों में क्या करेंगे, हम पहले कॉमन ले लेते हैं। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है पाई आर, इधर भी पाई आर, दोनों में पाई आर कॉमन आ गया, पाई आर कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा देखो पाई आर कॉमन आ गया, पाई आर के इसमें भाग लगाएंगे कि यहाँ पे बचेगा एल, उसके बाद में प्लस में, और पाई आर के इसमें भाग लगाएंगे तो यहाँ पे एक तो बचेगा 2, और पाई से पाई कट गया, एक आर स्क्वायर तो एक आर बचेगा, ठीक है, ये हमारा सूत्र बन गया फाइनल। अब इस सूत्र के आधार पर आगे हल करते हैं। तो पाई आर, पाई का मान कितना है हमारे पास 22/7, 22/7, और आर हमारे पास है, और आर हमें देखो निकाली थी, आर हमारे पास 3.5 है,
तो गुणा में 3.5। उसके बाद है ब्रैकेट एल। एल हमारे पास है, एल का मतलब हो गया तिर्यक, ठीक है ना, एल या तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई है 12.5, तो यहाँ लिखेंगे 12.5। और उसके बाद में प्लस का निशान है, प्लस लगाएंगे और 2 और गुणा में आर। आर कितनी है? आर हमारी वही रहेगी 3.5, तो ये लिखेंगे 3.5। आगे हल करते हैं तो इसको देखो, ये हमारे पास, पहले इसको हम काट लेते हैं। कट रही है तो संख्या देखो, ये कट रही है, इसको हम पहले 7 से काट लेते हैं। 7 एकम 7 और 7 पंजे 35। एक संख्या छोड़ के पॉइंट है तो 0.5, ठीक है। यहाँ आगे 0.5, यानी 7 का 35 में भाग लगा, 7 पंजे 35। एक संख्या छोड़ के पॉइंट है तो 0.5, तो इधर आगे 22 गुणा में 0.5। और इन सबको क्या करेंगे, अब हम गुणा कर लेंगे और जोड़ लेंगे। तो अब देखो 22, यहाँ पे लिखेंगे 22 गुणा में 0.5। और इधर ब्रैकेट में क्या क्या बच रहा है, इधर ब्रैकेट में हमारे पास है 12.5 और 2 का गुणा 3.5 से करेंगे तो 35 दूनी 70। 70 के बाद में पॉइंट आएगा, यानी 70 है तो जीरो के बाद, जीरो से पहले पॉइंट आ जाएगा तो जीरो हट जाएगी, तो कितना आ जाएंगे 7, तो प्लस में 7, ठीक है। देखो 3.5 का गुणा 2 से करेंगे तो आएंगे हमारे पास 70। और एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगाएंगे तो जीरो के बाद में क्या जाएगा, पॉइंट, तो पॉइंट के बाद जीरो को कोई महत्व नहीं है, तो कितना जाएंगे 7, यानी कि 35 गुणा 2 7, ठीक है। अब यहाँ पे आगे 7 और उसका आगे करते हैं। अब आगे करेंगे तो देखो 11 को गुणा 5 से करेंगे, ठीक है। 11 को गुणा हम 5 से करेंगे तो कितना आएंगे, यहाँ पे देखो 22 गुणा 0.5, 22 का गुणा 0.5 से करेंगे तो हम आपको करके बता रहे हैं। देखो 22 गुणा में 0.5, तो गुणा करेंगे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 है 11, और एक संख्या छोड़ के पॉइंट कितना आ जाएंगे 11, तो यहाँ पे आएंगे 11। और इधर आ जाएंगे हमारे पास 12.5 में 7 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा गुणा 19.5। 12.5 में 7 जोड़ेंगे 19.5 हो गया। और इनका अब 11 गुणा में 19.5 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 214.5 वर्ग सेमी। 214.5 वर्ग सेमी। और ये किस में, क्षेत्रफल में था, तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 214.5 वर्ग सेमी। तो यहाँ पे लिख देंगे, अतः खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 214.5 वर्ग सेमी। इस तरह से ये हो गया हमारे तीसरे सवाल के आंसर। आपको सवाल को समझना है, बार बार देखना है ताकि सवाल समझ में आ जाए, क्योंकि ये सवाल बोर्ड की परीक्षा में पहले आ चुका है, 2 बार आ चुका है ये आपके बोर्ड की परीक्षा के अंदर। तो इस सवाल को विशेष रूप से अच्छी तरह से समझना और इसको हल करना। प्रश्नावली 12.1 का चौथा सवाल है। इससे पहले हमने सवाल कर चुके हैं 1 से 3 तक। अब हमारा चौथा सवाल है, भुजा 7 सेमी वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो हमारे पास एक घनाकार ब्लॉक दिया है, ये हमारा एक घनाकार ब्लॉक है और इसकी एक भुजा हमें दे रखी है, यानी ये भुजा हमें 7 सेमी दे रखी है, मान लो 7 सेमी, ठीक है। ये 7 सेमी भुजा है तो ये सारी कितनी होगी, 7 सेमी होगी सारी भुजा। और इसके अंदर देखो गोला दिया है, अर्धगोला, और अर्धगोला है और इसके अंदर जो व्यास है ये हमें पूछा है। तो आपको पता है ये जो अर्धगोला है ये घनाकार आकृति पे है, तो जो ये भुजा होगी उतना ही क्या होगा, व्यास होगा, उतनी जगह रोकेगा ये भी। तो ये व्यास तो हो जाएगा इसका 7 सेमी, ठीक है। यानी भुजा भी 7 सेमी है तो व्यास भी कितना हो जाएगा, 7 सेमी। और अब हम इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल वो निकालेंगे। तो हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे, पहले इसका निकालेंगे घन का, और फिर अर्धगोले का निकालेंगे। और अर्धगोले के बाद में हम इसका जो क्षेत्र रोका हुआ है, जो अर्धगोला है उसने जो इस ऊपर की सतह का जो क्षेत्रफल रोका हुआ है, ढक रखा है, उसको हम माइनस करेंगे। यानी हमने केवल इस भाग का और इस भाग का चाहिए, और जो भाग
रोक रखा है उसका हम माइनस कर देंगे। तो इस तरह से इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। अब इसको हम विस्तार से करते हैं सवाल को। अब पहले जो चीज़ हमारे पास दे रखी है उन चीज़ों को हम लिख लेते हैं पहले यहाँ पे। देखो इसमें हमारे पास घन की भुजा दे रखी है, ये घन है तो इस घन की हमें भुजा दी हुई है 7 सेमी। और ये जो अर्धगोला है इसका जो व्यास ये 7 सेमी है, तो अर्धगोले का व्यास भी कितना होगा, 7 सेमी होगा। तो हमारे पास अर्धगोले का व्यास भी दिया हुआ है 7 सेमी। तो अर्धगोले की त्रिज्या यानी आर निकालेंगे। तो आर कैसे निकालते हैं, d/2 यानी कि 7/2 कर देंगे, यानी कि व्यास में 2 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास त्रिज्या निकल के आ जाएगी। तो ये 7/2 सेमी क्या होगी, हमारी त्रिज्या होगी। अब हमें क्या निकालना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, इस तरह से लिखना है हमें, ठोस का क्षेत्रफल। तो इस पूरे का ठोस का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो इसके लिए क्या करना है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी इनका ये जो घन है नीचे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, और उसमें अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये जो गोला है आधा गोला इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ेंगे। और उसमें से देखो ये जो है ना वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल है ये, ठीक है, ये डबल हो जाएगा। तो इसलिए हम इस वृत्तीय आधार क्षेत्रफल को घटा देंगे, क्योंकि ये जो भाग है ये गोला टिका हुआ है घन पर, इसका जो क्षेत्रफल जो घेर रखा है उसको हम घटा देंगे। इसको बोलते हैं वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल, ठीक है, वरना ये डबल हो जाएगा इसलिए हम इसको घटाएंगे। तो इस पूरे का हमारे पास पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं सवाल को। तो देखो सबसे पहले तो हमें लिखना है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6 गुना भुजा की स्क्वायर, 6 गुना, और यहाँ पे लिखेंगे भुजा, भुजा की स्क्वायर इन भुजा का वर्ग, और उसके बाद प्लस का निशान लगाएंगे। फिर अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr स्क्वायर, और उसमें से हम वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो वृत्तीय आधार के क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr स्क्वायर, यानी वृत्त का क्षेत्रफल है ना वही इसका वृत्तीय आधार होता है, ठीक है, πr स्क्वायर, इसको घटा देंगे। तो आगे करते हैं। तो देखो हमारे पास 6 और यहाँ पे गुणा में अब लिखेंगे भुजा स्क्वायर। उसके बाद देखो अब यहाँ पे 2πr स्क्वायर में से हम माइनस के πr स्क्वायर हटा देंगे, यानी कि ये तो 2πr स्क्वायर है और ये 1πr स्क्वायर है, तो 2 में से 1πr स्क्वायर निकाल देंगे, घटा देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 बचेगा, यानी कि यहाँ बचेगा πr स्क्वायर, ठीक है। इस 2 में से इसको पूरे को घटाएंगे तो बचेगा πr स्क्वायर। अब हम इसको आगे करते हैं। तो 6 गुणा में भुजा हमारे पास कितनी है, घन की भुजा 7 सेमी है, तो यहाँ लिखेंगे 7 का वर्ग, प्लस में पाई का मान होता है 22/7 गुणा आर। आर हमारे पास कितनी है, अर्धगोले की त्रिज्या ये 7/2, तो 7/2 गुणा में 7/2, क्योंकि यहाँ पे आर का स्क्वायर है इसलिए 7/2 लिखना पड़ेगा। आगे करते हैं। तो देखो 6 और इसको 7 का वर्ग करेंगे तो 7 7 49, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास प्लस। अब देखो 7 से 7 कट गया, ठीक है, और ये 2 का भाग लगाया 22 में, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 11 आ गए। अब देखो यहाँ पे बचेगा 11 का गुना 7 से करेंगे 77/2, यहाँ पे आगे 77/2। अब इनका गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 6 का गुणा 49 से करेंगे तो यहाँ पे आएंगे हमारे पास 294, आप करके देखना, प्लस में, और 77 में 2 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पे आएंगे हमारे पास 38.5। अब दोनों को जोड़ेंगे, 294 में 38.5 जोड़ेंगे तो होंगे 332.5। ये हो गया, क्षेत्रफल निकाला है तो क्षेत्रफल की क्या किस्म आएगी, वर्ग सेमी में, तो यह लिख देंगे वर्ग सेमी। 332.5 वर्ग सेमी। इस तरह से ये हो गया हमारा चौथे सवाल के आंसर। और यहाँ पे लिख देंगे अतः अर्धगोले का अधिकतम व्यास 7 सेमी तथा ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल 332.5 सेमी
वर्ग सेमी। ये हो गया आंसर चौथे सवाल के। ठीक है, आपको चित्र बनाना है सवाल में, बिना चित्र के सवाल को नहीं करना, पहले चित्र बनाओ उसके बाद को सवाल को करना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 5। देखो प्रश्न नंबर 5 में हमें ये इस तरह का घन का चित्र है और इसमें अर्धगोला दिया है लेकिन वो अंदर की तरफ है। ठीक है, और अंदर की तरफ जो गोला है इसका जो व्यास है वो भुजा के बराबर दिया है। तो भुजा इसमें दे नहीं रखी, तो भुजा को क्या मान लेंगे हम, ए मान लेते हैं। ठीक है, घन की भुजा हमने ए मान ली, तो व्यास भी कितना हो जाएगा, ये व्यास भी हो जाएगा हमारे पास ए। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे माना घन की भुजा, क्या माना हमने, ए मान लिया। और अर्धगोले का जो व्यास है वो क्या है, ए होगा वो भी, और अर्धगोले की त्रिज्या हो जाएगी ए बटा 2। ठीक है, यानी कि अर्धगोले की जो त्रिज्या है यहाँ से और यहाँ तक वो हो जाएगी ए बटा 2, क्योंकि व्यास हमारे पास ए है तो त्रिज्या हो जाएगी ए बटा 2। इस तरह से हमारी त्रिज्या होगी। अब हमें निकालना है ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसने पूरे का क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो हमारा वही सूत्र रहेगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल। जो वृत्तीय आधार है ना ये वाला, इसका हम इसमें से घटा देंगे। तो हमारे पास देखो सूत्र हमने लिख दिया, अब इसको आगे हल करते हैं। तो हमारे पास घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6 गुना भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो भुजा हमारे पास क्या है, ए, तो ए का कर देंगे स्क्वायर, ए स्क्वायर 6 गुना भुजा का स्क्वायर। अब उसके बाद है हमारे पास अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है प्लस में 2 पाई स्क्वायर, 2 पाई होता है अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद माइनस वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल। ये जो वृत्तीय आधार है ना, ये इसको घटाएंगे तो वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल होता है सूत्र पाई r²। आगे करेंगे तो देखो 6a² तो ऐसा ही रहेगा 6a², और उसके बाद में प्लस है 2 पाई r² में से 1 पाई r² निकाल देंगे तो यहाँ बचेगा पाई r²। ठीक है, इसमें से ये निकाल दिया तो बचेगा पाई r²। उसके बाद आगे करेंगे सवाल तो ये हो जाएगा हमारा 6a², और उसके बाद में प्लस, अब देखो इसमें पाई पाई है ना, पाई r², तो पाई को ऐसे लिखेंगे पाई, और आर हमारे पास है a बटा 2, तो इसको ब्रैकेट में लेंगे, आर यानी त्रिज्या, a बटा में 2, और इसका क्या करना है स्क्वायर वर्ग। तो आगे करेंगे सवाल को तो 6a² तो ऐसे ही रहेगा, और प्लस में अब ये स्क्वायर दोनों पे लगेगा तो ये पाई तो ऐसा ही रहेगा पाई, और a² का मतलब होता है 1/2, तो लिखेंगे 1/2 बटा में 2 का स्क्वायर मतलब 2 का वर्ग होता है 4। आगे करते हैं सवाल को, तो अब हमारे पास स्थिति ये बन गई है। तो इनमें से देखो a² इधर भी है और a² इधर भी है, दोनों में कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेंगे तो a² हमारा हो गया कॉमन। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा यहाँ पे 6 बचा यहाँ पे, तो और यहाँ पे बचेगा प्लस, और यहाँ पे बचेगा पाई, और a² कॉमन था बाहर चला गया बटा में 4, यानी 6 प्लस में पाई बटा 4। आगे करते हैं तो सवाल को, तो अब यहाँ पे हमारे देखो यहाँ पे हम दोनों में क्या लेंगे, इनमें एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा a² ब्रैकेट, यहाँ पे 6 के नीचे 1 रख देते हैं, मान लें 1 रख दिया हमने, तो इनका एलसीएम लेने में आसानी रहेगी। तो इनका एलसीएम लेंगे, अब 1 और 4 का एलसीएम हो गया 4। अब इनको कराएंगे क्रॉस गुणा, 4 का गुणा 6 से करेंगे, 4 का गुणा 6 से करेंगे तो आएंगे 24, और प्लस में पाई का गुणा 1 से करेंगे तो आएगा पाई। तो ये हो गया हमारा 24 प्लस में पाई और बटा में 4। अब ये 4 है कहाँ पे, ये बाहर चले जाएंगे, ये जो 4 है इधर आ जाएंगे बाहर, तो यहाँ पे हो जाएंगे a² बटा में ये 4 इधर आ जाएंगे, और ब्रैकेट में बचेगा हमारे पास 24 प्लस में पाई, और ये यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे वर्ग सेमी, यानी a² बटा 4 और 24 प्लस पाई, ये वर्ग सेमी
ये 5 सवाल के हो गए हमारे आंसर। प्रश्न 6 में हमारे पास देखो एक कैप्सूल दिया है जिसकी पूरी लंबाई दी हुई है, यानी पूरे कैप्सूल की लंबाई है 14 mm। तो अब हमारे पास इसका जो व्यास दे रखा है वो भी लिखा हुआ है, व्यास इसमें 5 mm है और हमें निकालनी त्रिज्या। अब देखो ये जो अर्धगोला है दो, इधर भी अर्धगोला इधर भी, तो इसका जो व्यास है वो यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये व्यास है हमारे पास 5 mm। तो हमें निकालनी है इसकी त्रिज्या, यानी यहाँ से और यहाँ तक। तो त्रिज्या आपको पता है व्यास की आधी होती है, तो त्रिज्या हो जाएगी 5/2। ठीक है, यानी कि इसकी जो त्रिज्या है, इसकी जो त्रिज्या है, इन सभी की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 5/2 त्रिज्या। और 5 जो त्रिज्या है वो यहाँ से यहाँ तक भी रहेगी और यहाँ से और यहाँ तक भी रहेगी, यानी कि ये जो त्रिज्या है हमारी ये वाली 5/2 है और ये भी कितनी है 5/2। और ये भी हमारी है ये वाली 5/2, यहाँ पे लिख देते हैं 5/2। इसमें भी ऐसे ही सेम रहेगी। तो अब हमें कैप्सूल की लंबाई दे रखी है 14 mm, तो यहाँ लिखेंगे पहले कैप्सूल की लंबाई। कैप्सूल की लंबाई, कैप्सूल की लंबाई है 14 mm। ठीक है, पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm। अब हमें निकालनी है इस बेलनाकार भाग की, ठीक है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की हमें क्या निकालनी है, लंबाई निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे, पूरी 14 mm है तो इसमें से 5/2 तो इधर है ये और 5/2 इधर है। पहले 5/2 और 5/2 को जोड़ेंगे और 14 mm में से घटा देंगे। तो इसकी बेलन की लंबाई 14 mm है और बेलनाकार भाग की लंबाई यहाँ लिखेंगे बेलनाकार भाग की लंबाई, बेलनाकार भाग की लंबाई निकालेंगे तो 5/2 और 5/2 और 14 mm में से इसको घटा देंगे। 14 माइनस 5/2 माइनस 5/2। ठीक है, तो 5/2 और 5/2 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगी हमारे पास 5 और 14 में से 5 घटा देंगे तो ये आ जाएगी हमारे पास 14 माइनस 5, ये आ गया हमारे पास 9 mm। ठीक है, आप करके देख लेना, इनका एलसीएम लेके किया है हमने, यानी 5/2 और 5/2 को पहले जोड़ करके टोटल आ गया हमारे पास 5 और 14 में से 5 घटा देंगे तो ये आ जाएगी 9 mm। यानी यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की जो लंबाई है बेलनाकार भाग की वो 9 mm है। तो अब हमें निकालना है इनका क्षेत्रफल। तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे अब। ठीक है, इस पूरे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमारा सूत्र वही रहेगा। यहाँ पे लिखते हैं, पहले इस तरह से लिख लेंगे, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल इन इस बेलन का प्लस में 2 अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी अर्धगोले दो में, एक तो ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, इस दोनों को जोड़ लेंगे तो हमारे पास पूरे कैप्सूल का क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो अब हम निकालते हैं इनका, तो यह लिखेंगे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है ये 2πr/h, 2πr/h। उसके बाद में प्लस फिर है 2, फिर लिखेंगे 2 और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है, यहाँ पे ब्रैकेट में कर लेते हैं, गुणा ब्रैकेट 2πr²। ठीक है, ये दो अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो 2 गुना 2πr², ये होता है अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 2πr²। आगे करते हैं तो देखो इसको, अब इसका हम इसमें गुणा करा देंगे, ये हमारे पास ऐसा ही रहेगा 2πr/h और उसके बाद प्लस 2 का गुणा 2 से करेंगे तो हो गए 4 और πr²। अब यहाँ पे देखो हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास कॉमन आ रहा है, ये देखो 2πr इसमें भी है और देखो 4 है तो ये दो का भाग आसानी से चला जाएगा इसमें। तो हम यहाँ पे 2πr इसमें भी है, ठीक है, 2πr इसमें और 2πr इस दोनों में कॉमन है तो 2πr हमारा आ गया कॉमन। 2πr कॉमन आ गया तो अंदर बचेगा हमारे पास, यहाँ पे 2πr कॉमन आ गया तो यहाँ से बचेगा केवल h और उसके बाद प्लस और यहाँ पे 4πr² है, 4 है तो 2 का भाग 4 में लगाया, 2 दूनी
4 2 आ गए और पाई आर कॉमन आ गया और क्या बचेगा यहाँ पे आर बचेगा 2r, ठीक है। यानी 2 पाई आर का जब इसमें भाग लगाएंगे तो 2 से 2 का भाग 4 में लगाया 2 आ गए, ठीक है। और 2 फिर उसके बाद पाई आर से पाई आर कट गए, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर था तो एक आर यहाँ पे बच गया, यानी h प्लस 2r, ये हमारे पास सूत्र बन गया। इसको आगे हल करते हैं तो हमारे पास देखो सबसे पहले हमारे पास 2 है तो 2 ही लिखेंगे। पाई का मान है हमारे पास गुणा 22/7, ठीक है, ये हमारा पाई है। और गुणा आर, आर का मतलब होता है त्रिज्या, और आर हमारी कितनी थी कैप्सूल की, ये देखो त्रिज्या ये 5/2, 5/2। और उसके बाद है ब्रैकेट, ब्रैकेट लगाएंगे और एच, एच हमारे पास कितनी थी, एच हमारे पास बेलन की जो लंबाई थी वो कितनी थी हमारे पास एच, ये हमारी रही बेलनाकार भाग की लंबाई, यानी कि ये होगी एच हमारी 9। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 9, यानी एच के स्थान पे कितने लिखेंगे 9 प्लस में 2। और आर हमारे पास है, आर हमारे पास 5/2 है तो यह लिखेंगे 5/2 गुणा 5/2 और ब्रैकेट कर देंगे बंद। अब आगे करते हैं सवाल को। देखो यहाँ पे हमारे पास 2 से 2 कट रहा है, पहले इसको काट लेते हैं। 2 से 2 कट गया और इधर देखो 22 का गुणा 5 से करेंगे तो आएंगे हमारे पास 110 और नीचे कितने बच रहे 7 तो बटा 7। और इधर ब्रैकेट के अंदर देखते हैं क्या क्या बच रहा है, गुणा 9 प्लस में 5, 9 प्लस में 2 गुणा में 5/2। तो देखो 2 से 2 कट गया तो यहाँ बचेगा 9 प्लस 5, तो यह लिखेंगे 9 प्लस में 5, 9 प्लस 5। अब आगे इसको करते हैं तो यही कर देते हैं हम 110 गुणा में, देखो यहाँ पे हम गुणा करेंगे 110 का गुणा 9 प्लस 5 हो गए 14, तो 110 गुणा में 9 और 5 14 और बटा में लिखेंगे यहाँ पे बटा में आएंगी 7। अब हमारे पास देखो ये 7 का 7 14 कट रहे हैं आपस में तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 110 का गुणा 2 से करेंगे तो हमारे पास आएंगे 220 mm। इसको mm है क्षेत्रफल निकाला है तो वर्ग mm में लिखेंगे इस, ठीक है, वर्ग mm हिंदी में लिख देते हैं इसको इंग्लिश के बजाय 220 वर्ग mm यानी कि मिलीमीटर, यहाँ पे लगा देते हैं स्क्वायर, यानी 220 वर्ग mm, ठीक है, वर्ग मिलीमीटर हो गया। ये हमारा हो गया आंसर, यहाँ पे लिख देंगे अतः कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल 220 वर्ग मिलीमीटर, ठीक है, मिमी, 220 मिमी भी कह सकते हो, 220 वर्ग मिमी। ये हो गया छठे सवाल के हमारे आंसर। प्रश्नावली 12.1 का 7वां सवाल है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रम से 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 प्रति वर्ग मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। देखो ये हमारे पास प्रश्न के अनुसार चित्र बनाया हमने और ये तो हमारा क्या है, बेलन है और उस ऊपर क्या है, तंबू लगा हुआ है। तो अब हमें उसका पूरे का यानी प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल यानी कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो हमारे पास देखो क्या क्या दे रखा है, इसमें एक तो व्यास दे रखा है, तो अब हम व्यास की दे रखा है तो हम त्रिज्या आसानी से निकाल सकते हैं। तो 4 व्यास है तो त्रिज्या होगी इसकी आधी, तो 2 होगी हमारी यहाँ पे त्रिज्या और इसकी भी त्रिज्या 2 हो जाएगी। और ये जो हमारा ऊपर है इसकी भी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2 मीटर, ठीक है। और उसकी बेलन की ऊंचाई हमारे पास दी हुई है और ये इसका जो शंकु है इसका ये ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर ये दी हुई है। तो अब हम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और इसकी जो लागत है 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से वो भी ज्ञात करते हैं विस्तार से।
अब प्रश्न नंबर 7 में देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे बेलन और शंकु की उभयनिष्ठ त्रिज्या। देखो ये त्रिज्या और ये त्रिज्या क्या होगी, दोनों बराबर होगी, उभयनिष्ठ है दोनों में। और अब यहाँ पे देखो व्यास दे रखा है, तो व्यास हमारे पास 4 है, तो हम त्रिज्या निकाल सकते हैं, 4/2 कर देंगे, इसकी आधी करेंगे तो 2 दूनी 4, यानी आर हमारी होगी, त्रिज्या होगी 2 मीटर, यानी यहाँ पे भी 2 मीटर और यहाँ पे भी 2 मीटर। अब बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई हमारे पास दे रखी है 2.1 मीटर, तो यह लिखेंगे 2.1 मीटर। और साथ में हमारे पास शंकु की तिर्यक ऊंचाई, यानी तिर्यक ऊंचाई जो ये होती है, देखो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ये होती है, इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई शंकु की। तो कितनी है, 2.8, और इसको एल से बोलते हैं, ठीक है, इसका नाम एल है अंग्रेजी में। और यह लिखेंगे तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर, शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर, इसको एल बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश के अंदर। अब हमारे पास इसमें अब हम इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तंबू का। तो यह लिखेंगे तंबू का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र बराबर इस पूरे भाग में जो तंबू लगा हुआ है उसका हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखेंगे तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहले इसमें बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसमें शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे हम दोनों को। तो अब इसको आगे हल करते हैं। तो पहले बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πRh, ये आपको याद करना है, याद रहना चाहिए। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πRh, और उसके बाद प्लस में शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πRL, ठीक है, ये दोनों सूत्र आपको याद करने। अब देखो दोनों के अंदर हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, इसके अंदर और इसके अंदर क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, देखो यहाँ पे पाई है, इधर भी पाई है, इधर भी आर है, इधर भी आर है, तो पाई आर हमारा आ गया कॉमन। तो पाई आर को ले लेते हैं बाहर, अंदर क्या बचेगा, पाई आर इसमें से घटा देंगे तो 2h बचेगा, यहाँ पे 2h प्लस में, और यहाँ पे पाई आर घटा देंगे तो बचेगा यहाँ पे एल। और आगे करते हैं तो सवाल में देखो पाई का मान कितना होता है 22/7, तो यहाँ लिखेंगे 22/7 गुणा में आर, आर हमारी देखो यहाँ पे 2 मीटर, आर है हमारी 2, उसके बाद है ब्रैकेट, उसके बाद 2 गुणा में एच, एच हमारे पास है, एच हमने निकाला था 2.1, यहाँ लिखेंगे 2.1, और उसके बाद प्लस में एल, एल हमारे पास है 2.8, ठीक है, एल का मतलब होता है तिर्यक ऊंचाई 2.8। उसको आगे हल करते हैं। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये संख्या कट रही है तो इनको काटेंगे, अगर जुड़ रही है तो इनको जोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखो 22/7 है और यहाँ पे 2 है, तो 2 का गुणा 22 से करेंगे तो आ जाएंगे हमारे पास 44/7। और इधर ब्रैकेट के अंदर देखो क्या क्या हो रहा है, गुणा में ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास है 2 का गुणा 2 से करेंगे 2 दूनी 4, और 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2 एकम 2, तो ये गुणा करने पे आगे 4.2, यानी 21 दूनी 42, तो 4.2 प्लस में 2.8, आगे इसको करेंगे तो 44/7 तो ऐसे ही रहेंगे 44/7 गुणा में, और 4.2 और 2.8 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 8 और 2 10 की 0, और 2 और 4 6 और 1 7, यानी टोटल 7 आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7.0 आएगा, तो पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा 7, तो 7 से 7 हमारे क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, और यहाँ पे आ जाएंगे हमारे 44, और 44 क्या है, ये क्षेत्रफल निकाला है इसलिए क्या आएगा इसमें, वर्ग मीटर, तो यहाँ लिखेंगे वर्ग मीटर, ये लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्षेत्रफल की इकाई होती है उसमें वर्ग मीटर या वर्ग सेमी या इस तरह से लिखा जाता है, ये लिखना बहुत जरूरी है। 44 वर्ग मीटर, ये आ गया हमारा इसका तंबू का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 44 वर्ग मीटर। अब हमें क्या करना है, इसकी लागत ज्ञात करनी है। तो तंबू का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 44 आ गया, तो 1 मीटर कैनवास की लागत है 500 रुपये। तो अब हम 44 मीटर कैनवास की लागत ज्ञात करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे कैनवास की लागत, सीधा लिख देते हैं कैनवास, हमारे पास कैनवास की लागत निकाल रहे हैं, कैनवास की लागत, तो हमारे पास 44 है ये, तो और इसकी जो 1 मीटर की लागत है 500 रुपये, जो हमें प्रश्न में दी हुई है,
और हमारे पास कुल कितने क्षेत्रफल आया 44, तो गुना 44 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 500 का 44 से गुना करेंगे तो यहाँ पे आएंगे हमारे पास 22,000। आप लोग गुना करके देख लेना कि 22,000 रुपये ये हो गए रुपये, ये रुपये में लिखना है, ध्यान रखना ये रुपये में है। तो कैनवास की लागत आ गई 22,000 रुपये। और इस तरह से हमारा 7वें सवाल के ये हो गए आंसर। और आपको चित्र भी बनाना है सवाल में, सभी सवालों में चित्र तो जरूर बनाना है आपको, ठीक है। प्रश्न नंबर 8, ऊंचाई 2.4 सेमी और व्यास 1.4 सेमी वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें देखो ये हमारे पास एक क्या दे रखा है, एक ठोस बेलन दे रखा है, ठीक है। एक ठोस बेलन में जिसमें इसमें व्यास दे रखा है और ऊंचाई दे रखी है। यानी ऊंचाई हमारे पास 2.5 सेमी है और व्यास इसमें दे रखा है हमारे पास 1.4। तो हम त्रिज्या निकाल सकते हैं आराम से। 1.4 में जब 2 का भाग लगाएंगे तो 0.7 आ जाएगा, ये हमारी होगी त्रिज्या और ये हमारी ऊंचाई है। तो अब हमें इसके अंदर करना है, एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब हमें शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, यानी इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे इस शेष बचे ठोस का। तो अब इसको हम पहले विस्तार से करते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो व्यास दिया है उसकी त्रिज्या बनाएंगे, ठीक है। और उसके बाद में ये जो हमारे पास शंकु की जो भुजा है इसका हम तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे। तो सूत्र लगाएंगे तिर्यक ऊंचाई का और उसके माध्यम से इसको हल करते हैं विस्तार से। अब हम 8वें सवाल में सबसे पहले बेलन और शंकु की उभयनिष्ठ त्रिज्या निकालेंगे यानी आर। और हमारे पास इसमें देखो व्यास दे रखा है प्रश्न में, व्यास हमारे पास है 1.4 सेमी। तो इसको हम त्रिज्या में बदलेंगे तो बटा 2 कर देंगे और जब 2 के इसमें भाग लगाएंगे तो आ जाएंगे हमारे पास 0.7 सेमी, ठीक है। ये होगी बेलन और शंकु की उभयनिष्ठ त्रिज्या आर 0.7 सेमी। अब हम निकालेंगे बेलन की ऊंचाई, जबकि बेलन की ऊंचाई हमारे पास प्रश्न में दे रखी है। बेलन की ऊंचाई है हमारे पास ये वाली 2.5। तो यहाँ लिखेंगे बेलन की ऊंचाई 2 ये थोड़ा सही कर लेना, हमने 2.5 लिख दिया था, ये है 2.4। तो यहाँ बेलन की ऊंचाई हमारे पास है 2.4 सेमी, ये सब सेमी में इस बार। और हमारे पास देखो शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे, यानी कि ये ऊंचाई शंकु की तिर्यक ऊंचाई है ये निकालेंगे। क्योंकि शंकु की जो ऊंचाई है तो वो तो सेम है, इसकी बेलन की और शंकु की ऊंचाई तो दोनों की सेम है, लेकिन इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई ये होती है, इसको निकालेंगे। और इसको निकालने के जो सूत्र होता है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, इसको एल बोलते हैं। और एल बराबर है, इसका जो सूत्र होता है आर स्क्वायर, याद कर लेना आप, आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर और दोनों का अंडर रूट, ये होता है शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और दोनों का अंडर रूट। तो इसके माध्यम से अब शंकु की तिर्यक ऊंचाई को निकालेंगे। तो शंकु आर हमारे पास है 7, तो यहाँ लिखेंगे 0.7 का स्क्वायर प्लस में एच, ऊंचाई कितनी है हमारे पास 2.4, तो यहाँ लिखेंगे 2.4 का स्क्वायर और अंडर रूट। अब 0.7 का गुना 0.7 से करेंगे तो हमारे पास आएगा 7 तो 7 तो 49, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.49 प्लस में और इधर आ जाएगा 24, यानी 2.4 है ना, तो 24 गुना 24 करते हैं तो कितना आते हैं 576 और 2 संख्या छोड़ के 5.76 आ गए। और अब इनका क्या करना है हमें अंडर रूट। और अब देखो इन दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों को जोड़ने पर आएंगे हमारे पास यहाँ पे 6.25, आप जोड़ के देख लेना, और इनका अंडर रूट। अब देखो 625 बन गया, 625 का वर्गमूल होता है 25, आपको पता है, और 2.5, ठीक है। 25 का मतलब पॉइंट भी आएगा इसमें, तो यहाँ पर आएगा 2.5 सेमी। यानी कि हमारे पास शंकु की जो ऊंचाई है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई है एल कितनी आ गई 2.5 सेमी। तो अब हम निकालेंगे शेष बचे ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें जो शेष बचा ठोस है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अब
इस तरह से लिख लेंगे, शेष बचे ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो देखो इसमें 3 चीज़ें बन रही है हमारे पास। एक तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये जो बेलन है इसमें जो वक्र पृष्ठ है ये सारा, ठीक है, इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। दूसरा, बेलन का जो आधार है, ये जो आधार है नीचे, इसका भी निकलेगा। और आधार कैसा है? गोल है, यानी वृत्त है। तो हम क्या निकालेंगे? आधार मतलब वृत्त का क्षेत्रफल। और उसके बाद है ये शंकु, शंकु का भी वक्रीय वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे, शंकु का भी। इन तीनों चीज़ों का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो अब देखो यहाँ पे लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस में बेलन के आधार का क्षेत्रफल। ये बेलन का आधार है, ये गोल है, तो इसका मतलब वृत्त है ये। और शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये शंकु है, और इसका भी क्या निकालेंगे? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब तीनों के सूत्र लगाएंगे और उसके बाद विस्तार से हल करेंगे। तो इसको यहाँ से बी बराबर को यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले होता है बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र आपको याद होना चाहिए, पहले कई सवालों में बता चुके हैं। 2πRh होता है इसका, 2πRh प्लस में उसके बाद है बेलन के आधार। देखो आधार हम बताया था ये गोल है, वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल लगाएंगे सूत्र यहाँ। और वृत्त का जो सूत्र होता है वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का, πr²। उसके बाद है प्लस, यहाँ लगाएंगे प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब जो शंकु बन रहा है इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का निकालने का सूत्र होता है πrl, ठीक है। इससे पहले भी सवालों में लगा चुके हैं सूत्र। अब देखो इनके अंदर हमें क्या लेना है, इनके अंदर हमारे पास जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन लेंगे। देखो पाई आर इधर भी है, पाई आर इधर भी, और पाई आर इधर, तीनों में पाई आर हमारा क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। तो पाई आर को बाहर ले लेते हैं और अंदर क्या बचेगा? ब्रैकेट के अंदर पाई आर के संभाग लगाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 2h प्लस में, और पाई आर के संभाग लगाया तो यहाँ पे बचेगा आर, केवल आर बचेगा प्लस में, पाई आर का भाग लगाया यहाँ पे बचेगा एल। अब इनके जो मान है वो लिख देते हैं। पाई का मतलब होता है 22/7 गुणा में आर, आर का मतलब होता है त्रिज्या, आर का मतलब 0.7, तो यह लिखेंगे 0.7। और अब ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, देखो 2, उसके बाद h गुणा में h, h हमारा कितना है? h हमने निकाला था 2.4, ये लिखेंगे 2.4। उसके बाद है प्लस आर, आर हमारी है 0.7। उसके बाद है प्लस एल, एल हमें निकाली थी 2.5, तो यह लिखेंगे 2.5, ब्रैकेट बंद। इसको आगे करते हैं। तो देखो हमारे पास यहाँ पे, अब पहले तो इसका यहाँ पे गुणा करेंगे, तो इसका गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे देखो 7 से 7 कट रहा है, 7 से 7 कट गए, लेकिन ये पॉइंट था ना, तो यहाँ पे 7 एक कम 7, और पॉइंट यहाँ पर जाएगा 0.1, और 0.1 का गुणा जब 22 से करेंगे तो ये आ जाएगा 2.2, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 2 पॉइंट, यानी 2 और दोनों 2 के बीच में। और इधर देखो, इधर जोड़ते हैं तो यहाँ पे लिख देते हैं 0.1 का गुणा 2.22 से करेंगे तो आएंगे 2.2, और इधर यहाँ पे हमारे पास एक गुणा लगा देते हैं सीधा, यहाँ पे लगा देते हैं गुणा। और यहाँ पे देखो 2 का गुणा 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, और 2 का गुणा 4 से करेंगे 2 चौके 8, यानी कि 4.8 आ गया इधर प्लस। और यहाँ पे 0.7 प्लस 2.5। अब आगे करेंगे तो देखो इन सबको जोड़ लेंगे तो यहाँ पे रहेंगे 2.2, और इनको सबको जोड़ेंगे गुणा। तो सबको जोड़ने पर देखो, जोड़ के देख लेना आप, 5 और 7 12, 12 8 20, और 20 की 0 आएगी, और 2 और 2 4 6 2 8, कितना आगे 8, और पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता है, यहाँ पे सीधा आगे 8। अब इनका गुणा कराएंगे, 2.2 का 8 से गुणा करेंगे तो आएंगे हमारे पास 176, और एक संख्या छोड़ के पॉइंट है तो 17.6, 17.6 आ गए हमारे पास यहाँ पे। अब हमारे पास देखो इसको हमने निकटतम
वर्ग सेंटीमीटर तक लाना है, यानी कि प्रश्न में कहा है कि निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में निकालना है। तो इसके निकटतम क्या है, 17.6 है ना, तो ये निकटतम होगा 18 के, यानी 18 लिख सकते हैं क्योंकि 17.6 के निकटतम होता है 18 सेमी। तो यहाँ पे लिख देंगे 18। 18 किस में, क्षेत्रफल की इकाई किस में लिखी जाएगी, वर्ग सेमी में। तो ये आ गया 18 वर्ग सेमी। इस तरह से ये हमारा हो गया, यानी 8वें सवाल का आंसर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः शेष बचे ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र 18 वर्ग सेमी। ये हो गया आंसर 8वें सवाल के। प्रश्न 9 है इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल। लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई, जैसा कि आकृति 12.11 यानी 12.11 में दिखाया गया है। यानी ये हमारा क्या है, एक बेलन है और बेलन के अंदर दो अर्धगोले बनाए गए हैं। जब यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेमी हो, यानी बेलन जो है इसकी ऊंचाई ये दे रखी है इसमें 10 सेमी, और आधार की त्रिज्या 3.5 सेमी, यानी आधार की जो त्रिज्या है ये यहाँ से और यहाँ तक वो दे रखी है 3.5 सेमी। तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब हमें इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले बेलन का और दो अर्धगोलों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और ये हमारा हो जाएगा फिर इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब इसको हम विस्तार से हल करते हैं, चित्र बनाते हैं पहले, उसके बाद सवाल को हल करते हैं। अब हमारे पास जो प्रश्न में दिया है वो पहले लिख लेते हैं। बेलन और अर्धगोलों की त्रिज्या हमारे पास आर हमारे पास दे रखी है इसमें 3.5, तो यह लिखेंगे 3.5। ठीक है, ये बेलन की भी है और दोनों अर्धगोलों की भी त्रिज्या है 3.5 सेमी। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं सेंटीमीटर यानी सेमी, सेमी। और बेलन की ऊंचाई जो हमारे पास दे रखी है प्रश्न में 10 सेमी, तो यह लिखेंगे 10 सेमी। अब हमें क्या करना है, इस संपूर्ण यानी वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र है वो पहले लिखेंगे, उसके बाद इसको हल करते हैं। पहले लिख लेते हैं, इस तरह से लिख लेंगे, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इस बेलन का निकालेंगे और दोनों गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो यह लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में दोनों अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं बराबर। तो पहले हम बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र लिखते हैं, जो कि हमारे पास याद है आपको और याद करना भी पड़ेगा। 2πRh इसका सूत्र होता है 2πRh प्लस, उसके बाद है हमारे पास देखो दो अर्धगोले, तो दोनों है ना, दो है तो सबसे पहले तो दो लगा देते हैं। अब अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो गुणा में 2πr²। ठीक है, 2πr² होता है दोनों अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है ये। अब इसको आगे हल करते हैं। तो देखो हमारे पास यहाँ पर, अब यहाँ पे इस दो का हम पहले इससे गुणा कर लेते हैं। तो दो, ये तो ऐसा ही रहेगा 2πRh, उसके बाद है प्लस 2 का गुणा से करेंगे 2 दूनी 4 πr²। अब ये आ गया हमारे पास। अब इन दोनों में क्या लेंगे, हम कॉमन लेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे कर देते हैं। दोनों में कॉमन आ रहा है हमारे पास, देखो 2, इसमें 4 है तो इसमें 4 में 2 को भाग चला जाएगा, तो इसमें 2 कॉमन है और इसमें पाई भी है, इसमें आर भी है, तो इसमें आ गया कॉमन 2πr। 2πr हमारा क्या आ गया, यहाँ पे कॉमन आ गया, अंदर बचेगा 2πr के इसमें भाग लगाएंगे, यहाँ पे बचेगा h प्लस में 2πr का इसमें भाग लगाएंगे तो 2 दूनी 4, 2 आ गए यहाँ पे, और πr से πr कट के और r² है तो यहाँ पे बचेगा r, ये 2r। यहाँ पे 2πr ब्रैकेट h प्लस 2r ये हमारे पास बन गया सरल करके सूत्र में। अब हम इसको आगे इनके मान लिखेंगे। तो सबसे पहले इसमें कितने हैं, 2, तो 2 के 2 गुणा पाई का मान होता है 22/7 गुणा r हमारे पास है, r हमारे पास 3.5 है, 3.5, उसके बाद ब्रैकेट h हमारे पास है 10, तो यहाँ लिखेंगे 10, और उसके बाद प्लस में 2r, तो 2 गुणा r हमारे पास है 3.5, तो यहाँ लिखेंगे 3.5। अब इसको आगे हल करते हैं। तो देखो
ये 2 का गुणा हम यहाँ पे करेंगे और पहले इसका 7 का भाग लगाएंगे इसमें, ठीक है। पहले इस 7 को हल कर लेते हैं। 7 का इसमें भाग लगाएंगे, 7 एकम 7 और 7 पंजे 35। एक संख्या छोड़ के पॉइंट है तो 0.5। अब हमारे पास 0.5 है, 0.5 का हम 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10। एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगाएंगे, कितना आएगा 1.0। और पॉइंट के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता। 1 का गुणा 22 से करेंगे, कितना जाएंगे 22 आ जाएंगे यहाँ पे। तो आगे करते हैं तो यहाँ पे केवल कितना आगे 22। कैसे आए देखो, 7 का 35 में भाग लगाए, 7 पंजे 35, 0.5 आगे। 0.5 का 2 से गुणा करेंगे, ठीक है। हम देखो करके दिखा रहे हैं आपको, 2 गुणा में 0.5, ये आगे 5 दूनी 10 और एक संख्या छोड़ के पॉइंट। तो देखो पॉइंट के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता, 1 बचा। तो 1 का गुणा 22 से करेंगे तो कितना आएंगे 22 ही आएंगे, ठीक है। ये रफ कार्य था। अब उसके बाद में अब हमारे पास 22 आ गए इधर और गुणा में 10। और इन दोनों का पहले गुणा कराएंगे। देखो इन दोनों का पहले गुणा कराएंगे तो 3.5 का 2 से गुणा करेंगे तो पहले दूनी 70। देखो आप करके दिखा रहे हैं, 2 गुना 3.5, 35 दूनी 70। एक संख्या छोड़ के पॉइंट, कितना आगे 7 और 7 में कितने जोड़ेंगे 10, कितना आगे 17। तो यहाँ पे आगे हमारे पास 22 गुणा में 17, 22 गुणा 17 करेंगे तो आएंगे हमारे पास 374। और क्षेत्रफल की इकाई किस में लिखी जाएगी वर्ग सेमी में, तो यह लिखेंगे वर्ग सेमी। 374 वर्ग सेमी, तो यहाँ लिख देंगे अतः वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 374 वर्ग सेमी। इस तरह से ये हो गया 9वें सवाल का आंसर। और सभी सवालों में आपको चित्र जरूर बनाना है। आपको कोई सवाल समझ में नहीं आए तो हमें कमेंट्स करके बताएं और साथ में उस सवाल को बार बार देखो ताकि आपको ठीक से समझ में आ जाए। धन्यवाद सभी को वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हेमराज सर न्यू टिप्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद।